हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूपीएससी 2021 पार्ट 2 के वीडियो एनालिसिस में, जिसमें हम अपने यूपीएससी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ उस पीवाईक्यूज के साथ हम उसमें वैल्यू एडिशंस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके हम थीम्स भी समझ रहे हैं कि कौन कौन से थीम्स पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में और कौन कौन से पोटेंशियल थीम है जो कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम जैसे कि हमने पार्ट 1 में हमने 1 टू लेके 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे ऑफ यूपीएससी सीएससी 2021 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम कॉमन सेंसिंग का भी अप्रोच यूज करेंगे। साथ ही इसमें जैसे कि जो होते हैं ना क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड्स होते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग होती है, बियॉन्ड द रोड लर्निंग, राइट। तो हम इसके माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम साथ ही अगर इसमें हमें कुछ वैल्यू एडिशंस मिले, कुछ थीम्स पता चले, तो वो भी हम टैकल करते हुए चलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 16। हमने 15 कर लिया था। 16 में इफ वी टॉक अबाउट 16 में पूछ रहे हैं आर्ट टू कोड प्रैक्टिस के बारे में। ठीक है, तो आर्ट टू कोड प्रैक्टिस क्या है? तो देखिए, जैसे कि हमने देखा था पोलार कोड पे भी एक हमारा ऐसे क्वेश्चन आया था। तो पोलार कोड पे भी हमें नहीं पता था कि पोलार का मोर प्रोबेबली ये 2022 का क्वेश्चन है, 22-23 का क्वेश्चन है, फ्यूचर वाले क्वेश्चन है। हम जैसे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे थीम्स रिपीट होते हैं। तो पोलार कोड पे आया था, उस समय किसी को नहीं पता था पोलार कैट क्या है, तो वही एब्रीविएशन को यूज करते हुए उन्होंने पोलार कोड का आंसर लगाया था। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मैं जैसे कि ऐसे ये वर्ड्स होते हैं ना, इसके मैं एब्रीविएशन देखती हूँ कि ये मतलब क्या हो सकता है इसका। ठीक है, तो इसी में एब्रीविएशन लोग देख देख के इसका यूज करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसी को एब्रीविएशन को यूज करते हुए इसका मेटा एनालिसिस देखें, ठीक है, मेटा एनालिसिस देखिए, तो उसमें देखिए क्या बात हुई। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इन द डिग्रेडेड लैंड। सारी पॉजिटिव बात कर रहा है, लेकिन हमें कहाँ पूछना है? आर्ट टू कोड प्रैक्टिस के बारे में पूछ रहा है, तो वो हमें जानना है। ठीक है, तो ये भी पता है, ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट बता रहा है, ये भी पॉजिटिव है, राइट। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, ठीक है, ये भी पोटेंशियल थीम है। और इसी में 2022 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे रामसर साइट्स के ऊपर। देखिए यहीं से इस वाले आंसर से हमें थीम पता चला है कि ये 2021 का पेपर है, राइट। और इसी 2022 में रामसर साइट्स के ऊपर पूछे गए थे वेटलैंड कन्वेंशन में, राइट, इकोलॉजी में। तो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन द इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, और हमारा यहाँ पर क्या है? R2 का एब्रीविएशन करेंगे तो क्या बन रहा है? रिस्पॉन्सिबल से 1R बन रहा है एंड रिसाइकलिंग से हमारा सेकेंड R बन रहा है। तो इन दोनों को मिला के हमारा R2 नहीं बन रहा, हमें 2R तो मिल ही रहे। तो ऐसे कौन से ऑप्शन जिसमें हमें 2R मिल रहे हैं? तो बस एक यही ऑप्शन है जिसमें हमें 2R मिल रहा है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, तो ये R2 कोड प्रैक्टिस के बारे में हमें बस इतना ही जानना है। तो जगह जैसे ही हमने R2 का एब्रीवेटेड फॉर्म देखा, उसी से हमारी याद है। सेम मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, पोलार कोड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी से एब्रीवेटेड फॉर्म पढ़ना होगा। अब सब नहीं पढ़ के जा सकता, ऑफकोर्स किसी को नहीं पता होगा कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। हम एक बेयर मिनिमम पढ़ सकते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, उसमें थीम्स होते हैं, वो पकड़ सकते हैं। पॉलिटी में तो एक हमारा स्टैंडर्ड बुक होता है, उसी से क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द मोर डायमेंशनल थीम्स और टॉपिक्स लाइक इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकते, आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें हमें पता नहीं चलेगा क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहीं पे आप अपने इंटेलिजेंट गेसिंग का यूज करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड का यूज करते हैं, राइट। जैसे हमने यहाँ पर यूज किया, R2 देखा, हमें 2R हमारे मिल चुके हैं यहाँ से। ठीक है, अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें तो वैल्यू एडिशन में रामसर कन्वेंशन को तो सबको ही पता होगा, शंकर आईएएस में सब पढ़ते ही हैं। जैसे कि ईरान में रामसर है, राइट। इसी के अंदर एक हमें मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बोल सकते हैं, उसके अंदर हमें पता है दो हमारे लेक्स हैं, एक कोयला दो लेक है, नेशनल पावर लेक है, और एक लोटक लेक है। चिलिका लेक भी था, उसको बाद में रिमूव कर दिया गया था। तो ये हमारे दो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के जो जो बेसिकली ये वेटलैंड्स ही है, लेकिन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वो वेटलैंड्स मेंशन किए जाते हैं जो कि अर्जेंट इंपॉर्टेंस के हैं, जिसको अर्जेंट नीड चाहिए होती है, राइट। तो इसमें ये हमने देख लिया, रामसर कन्वेंशन देख लिया, ईरान में है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस पे भी देखा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, इसमें कुछ जानने की नहीं था। और इसमें जैसे कि
ये जो हमारे ये जो R2 कोड है प्रैक्टिस, ये बेसिकली एनजीओ के द्वारा चलाई जाती है। और इसमें एक ये भी था, जैसे कि हमारे कोई वर्ड्स होते हैं ना जिसके पीछे जैसे कि इंटरनेशनल लिखा रहता है, जैसे हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन मिलता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो ये जो सारे इंटरनेशनल वर्ड्स होते हैं ना, ये बेसिकली एनजीओ को डिनोट कर रहे होते हैं, ये सारे एनजीओ होते हैं, राइट। तो ये आप इसको एक एज अ ट्रैक कर सकते हैं कि ऐसे जब आपको कोई इंटरनेशनल लगे तो आप समझ सकते हैं वो एनजीओ है। जैसे कि एक हमारा सर्वाइवल इंटरनेशनल है, राइट, एक सर्वाइवल इंटरनेशनल है, फिर एक हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया। ये हमारे कुछ एनजीओ देखने को मिलते हैं। तो 16 में हमें बस इतना ही जानने की जरूरत थी। और इसमें तो थीम तो आपको पता चल गए हैं कि ये रामसर साइट्स पे है। थोड़ा इसमें आपको ये भी जानना है, ये बॉन्ड चैलेंज के अंदर आया था, ठीक है, रामसर, ये ठीक है, ये जो हमारा बॉन्ड चैलेंज के अंदर आ चुका है रामसर कन्वेंशन के ऊपर, तो हमें ये सॉरी रामसर कन्वेंशन नहीं, ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ये हमारे बॉन्ड चैलेंज हुआ था, ये यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अंदर आ चुका है। तो ये आपको इतना याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन हो गए, इससे हमारे थीम पर चलते हैं, आंसर कन्वर्शन के ऊपर है। इस विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17, देखिए बड़ा क्वेश्चन है तो इसी से हमारा हो जाएगा। देखिए इसको जैसे मैंने क्वेश्चन को खोला, मेरा पूरा ध्यान गया कॉपर स्लैग। कॉपर स्लैग कैसे बोलते हैं लोग कि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, कि कैसे हमें पता चला कॉपर स्लैग। याद करिए, हमने सीएससी 2020 से हमारे दो क्वेश्चंस ऐसे इंट्रा पेपर ट्रेंड का मैंने एक सैंपल बताया, तो उसमें हमारा एक स्टील स्लैग था, राइट, एंड एक हमारा उसी के सामने हमारा एक कॉपर स्लैग था, जिसमें बोलते ना कि रोड में कौन कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं, तो उसमें कॉपर स्लैग का पूछ रहा था। सी देखिए, यही कॉपर स्लैग, यही हमारा जो यह कॉपर स्लैग की बात की गई थी, यही कॉपर स्लैग यहाँ पर पूछ लिया है। अगर हम उस समय अपना यूपीएससी सीएससी 2020 का पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ के जाते, डिटेल एनालिसिस करते, तो हम उसमें कॉपर स्लैग के बारे में भी पढ़ते, तो वहीं से हमें पता चल जाता है गलत है कि नहीं। पर है, अगर नहीं भी पता तो उसको हम थोड़ा अपना इंटेलिजेंट गैसिंग यूज करते हैं, ट्रिक्स ओके से करते हैं, ठीक है। तो कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। अब कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स है, इतने सारे स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं, सबके तो पॉसिबल नहीं है कि याद करके जाएंगे, ठीक है। तो इस पर देख लेते, दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। सी ऐसे बहुत सारे मैटर्स होते हैं इन द एनवायरमेंट जो मेजरली सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ एसिड रेन, राइट। हमने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते जब, तो ये तो एक हमारा हो गया एसिड रेन की बात, ठीक है। और दूसरा, द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट। अब ये कॉपर स्लैग पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पता तो हम तब भी यहाँ से सम से हम कर सकते हैं। जो हमारा ये सम का जो गैसिंग होता है कि सम कैन बी हैपेंड इफ, अगर यहाँ पर हैवी मेटल्स इनटू इन द एनवायरनमेंट, अगर ये 0.1 ग्राम भी लीचिंग कर रहा होगा तो ये इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। दे में रिलीज लीथल, देखिए यहाँ पर हमारा क्वांटिफायर आ गया, क्वांटिफायर। अब क्वांटिफायर का यहाँ पर मैं आपको एक थीम बता देती हूँ और एक टैम्पलेट बता देती हूँ। बेसिकली क्वांटिफायर जो है यूज करते हैं ना, वो मोर प्रोबेबली वो स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि क्वांटिफायर से वो क्या करते हैं, यूपीएससी के एग्जामिनर्स को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और एक तरह से एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिफायर यूज किया, दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। वो डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते थे, इफ वी रिमूव दिस लीथल क्वांटिटी, तो वैसे डायरेक्ट भी तो लिख सकते, दिस में रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एनवायरमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लेकिन उन्होंने लिखा है दिस में रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरमेंट, मींस कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरमेंट में प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन क्या वो इतना प्रोड्यूस हो रहा है कि वो ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस होगा, वो तो हाईली डेंजरस, लीथल क्वांटिटीज मतलब डेंजरस, राइट। तो ये हमें नहीं पता, और ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है कि लीथल क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है कि नहीं। अगर सिर्फ लीथल क्वांटिटीज रिमूव कर देता तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता, और अगर 0.1 ग्राम भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता तो ये सही हो जाता। लेकिन इसमें बात हुई है लीथल क्वांटिटी, और हमें इसमें पता भी होना चाहिए कि लीथल क्वांटिटी का मेजरमेंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल वो यूपीएससी एग्जामिनर किस किस
डाटा को लीथल क्वांटिटी कह रहा है, क्या वो 100 ग्राम्स को लीथल क्वांटिटी कह रहा है, 200 ग्राम को लीथल क्वांटिटी कह रहा है। अगर लीथल क्वांटिटी का वर्ड नहीं होता तो हम मान लेते कि 0.1 ग्राम रिलीज हो रहा है फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यह गलत स्टेटमेंट सही हो जाता। तो यहाँ पर ये क्वांटिफायर का मतलब यही है कि यूपीएससी एग्जामिनर कैसे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है एक स्टेटमेंट को थ्रू सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि लीथल क्वांटिटी का मतलब क्या है, क्या मेजरमेंट है, क्या स्टैंडर्ड है टू मेजर द लीथल क्वांटिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज बाय द दिस पर्टिकुलर कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। ठीक है, तो ये क्वांटिफायर का आपको थीम याद रखना है। ठीक है, ये जो हमारा क्वांटिफायर का थीम है इसको हम थ्रू आउट द पेपर को देखेंगे विद अपना इंट्रा पेपर एनालिसिस एंड यू कैन से मल्टी लेयर्ड अप्रोच से हम लीथल क्वांटिटी, जैसे हमारा वन ऑफ द एग्जांपल आ गया क्वांटिफायर का। आई विल टॉक यू मोर अबाउट दिस टेम्पलेट, ताकि आपको इसी पीवाईक्यूज में टेम्पलेट्स पता चलते रहे, नेक्स्ट पीवाईक्यू में आप उसको खुद से सॉल्व कर सके, राइट। तो ये हमारा लीथल क्वांटिटी क्वांटिफायर हो गया, रिस्ट्रिक्शन की तरफ जा रहा है। तो ये हमें नहीं पता कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पर्टिकुलर पैरामीटर तक रिलीज करता है कि नहीं, जो हमारे एक लीथल क्वांटिटी और डेंजरस टू द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट को डेंजरस होगा कि नहीं। ठीक है, ये हमें नहीं पता, तो ये एक तरह से रिस्ट्रिक्टिव वर्ड है। दिस इज नॉट अ जनरल और ब्रॉडर सेंस को नहीं बता रहा, ये एक नैरो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। तो इसको हम वन को हम अगर गलत माने, और ये मे रिलीज ऑफकोर्स कर सकता है, सब कर सकता है, 2 और 3 को एज कम्पेयर टू 1 हमें 2 और 3 मोर करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया 1 इज कैसे गलत, और हम सम से तो हमें पता है कि 2 इज श्योरिटी के साथ 2 सही है। 2 हमारे यहाँ यहाँ और यहाँ था, और जैसे ही हमने 1 को एलिमिनेट किया हमारा आंसर आ गया 2 और 3। तो यहाँ पर हमारा क्वांटिफायर का टेम्पलेट यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, विद रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल। देखिए फर्नेस ऑयल, अब ये ऐसे कौन एस्पिरेंट होगा कि फर्नेस ऑयल के ऊपर पढ़ के जा रहा होगा, स्टील स्लैग के ऊपर पढ़ के जा रहा होगा, और द इफ वी टॉक अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के ऊपर पढ़ के जा रहा होगा। अगर ये पीवाईक्यूज के होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमारा 2020 में भी सीएससी के 2020 में भी हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया था, तो उसी से बेस्ड था ये वाला। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल क्या है। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है। इट यूज इट्स यूज कॉज सल्फर एमिशन इनटू द एनवायरनमेंट। देखिए सल्फर इतना कॉमन, यू कैन से सब्सटेंस है, इतना कॉमन मैटर है कि वो कोई भी पर्टिकुलर आप किसी भी चीज को यूज रीयूज और किसी भी चीज को प्रोड्यूस करेंगे तो एमिशन होगा सल्फर का, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब होगा ही। तो और ये इसने ऐसा हमें कोई एक रिस्ट्रिक्टिव वर्ड भी नहीं डाला कि इतने पर्टिकुलर इतनी डिग्री तक एमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसने डायरेक्ट ब्रॉडर सेंस का है कि इट्स कॉज में रिड्यूस सल्फर एमिशन। और आपको याद रखना है कि जब सल्फर एमिशन 0.1 ग्राम भी हो रहा होगा ना तो इट इज करेक्ट, और 0.001 ग्राम भी हो रहा होगा तो इट इज करेक्ट। ठीक है, आपको ब्रॉडर सेंस में लेके चलना है। सब इंडस्ट्रीज अगेन सम का पॉइंट आ गया हमारा, और ये हमारा करेक्ट ही होता है। इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, ऑफकोर्स कर सकते हैं। इट इज प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल फर्नेस ऑयल है तो ऑयल रिफाइनरी का प्रोडक्ट होगा ही, राइट। इसका आंसर हो गया 1, 2 एंड 3 इज ऑल ऑफ द करेक्ट। 19 का पढ़ते हैं। ब्लू कार्बन के ऊपर बात करिए हम, जैसे कि अगर आप अगेन एब्रिवेटिव वर्ड से ही देखिए ब्लू, ब्लू क्या क्या ब्लू हो सकते हैं। ओशन ब्लू होता है, एक्वेटिक मरीन इज ब्लू। अब आप एटमोस्फेयर को भी ब्लू कहेंगे। ठीक है, तो अब लेट्स रीड। ठीक है, तो ब्लू कार्बन की बात करें, कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम इज लाइक अ ब्लू कलर से डिनोट हो जाएगा। कार्बन स्क्वेचर्ड इन द फॉरेस्ट बायोमास एग्रीकल्चर सॉइल। ठीक है, फॉरेस्ट का कलर तो ग्रीन होता है ना, तो ब्लू तो लग नहीं रहा है यहाँ से। कार्बन कंटेन इन अ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कार्बन प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर। ठीक है, एटमोस्फेयर को हम ब्लू, देखिए वो दिखता ब्लू है लेकिन वो ब्लू एज सच नहीं होता है, साइंटिफिक यहाँ पर फंडा आ जाएगा। ठीक है, तो मोर इसमें से और इसमें से आप क्या लगाएंगे, ब्लू इज ओशनिक ब्लू होता है, राइट, तो हम ए लगाएंगे। लेकिन यहाँ से यहीं से हमें वर्ड को हमने जैसे तोड़ा, आपने ये ब्लू कार्बन वर्ड को डीकंस्ट्रक्ट किया, एब्रिवेटेड फॉर्म में लाए, तो पता चल गया ब्लू कार्बन का मतलब होता है जो ओशियन से कार्बन रिलीज, ओशन कैप्चर बाय कार्बन कैप्चर बाय द ओशन इन इकोसिस्टम। अब सी
यहाँ पर मैं आपको वैल्यू एडिशन बता दूं कि जैसे कार्बन सिक्वेस्ट इन द फॉरेस्ट में बायोमास, इसको ग्रीन कार्बन कहते हैं, ठीक है। और वही पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से करते हैं तो इसको ब्लैक कार्बन कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया। एक ब्राउन कार्बन का भी वर्ड आता है, राइट। एक ब्राउन कार्बन का भी यहाँ पर हमें एक टेम्पलेट देखने को मिलता है अबाउट द ब्राउन कार्बन। तो जैसे कि ब्राउन कार्बन है ना, ऑर्गेनिक मैटर से रिलीज होता है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे ड्राई लीव्स हो गया, ठीक है, ड्राई लीव्स एंड ह्यूमस से होता है, जब ह्यूमस पढ़ते हैं हम और सॉइल के लेयर्स की, ठीक है, तो यहीं से होता है। तो ये इतना ही जानना था हमें इसमें। देखिए ये पूरा लाइन हमारा, हमें ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड या एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। विच ऑफ द इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड द सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट सॉइल। यहाँ पर कैच वर्ड है विदाउट सॉइल, ठीक है। अब इसमें से देखिए, और यहाँ पर पूछा है करेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, या तो वन टू ओनली वन करेक्ट है या थ्री है, मतलब ऑल ऑफ द फोर तो करेक्ट नहीं है। अब पूछा है विदाउट सॉइल। अब इस क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप बताइए आपने इसमें से कौन कौन चीजों को विदाउट सॉइल के साथ विदाउट सॉइल में ग्रो करते हुए देखा है। चलिए फाइन, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मौत भी नहीं पता होगा, बट मशरूम एंड लाइकिन तो पता ही होगा। लाइकिन तो आप एनसीईआरटी में पढ़ते साइंस के, राइट। तो आप देखते हैं जो लाइकिन होता है, आप अगर देखेंगे कहीं पानी जमा भी रहता है ना, जैसे ग्रीन ग्रीन की एल्गी फंजाई एंड एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है, कहीं पे भी पानी जमा हो उसके नीचे आप ग्रीन ग्रीन देखेंगे, तो वहां पर सॉइल की जरूरत नहीं होती। तो आप इस लाइकिन को तो आसानी से बता सकते हैं कि लाइकिन कैन बी प्रोड्यूस ग्रो विदाउट द सॉइल, ओके। अब यहाँ पर दो हो गया, जैसे दो तो आएगा, दो किसमें किसमें इन दोनों में, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। टू एंड टू थ्री है। अब हमारा सारा ध्यान है कि तीस करेक्ट और नॉट। अब मैं आपको इसमें एक बता दूं कि एक टेम्पलेट होता है, बेसिकली आप रिस्क ले सकते हैं अगर आप 50-50 तक पहुंच चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम 50-50 तक पहुंच चुके थे और हमें नहीं पता मॉस कॉर्न और मशरूम में से, वैसे मशरूम तो नहीं होगा और हमें कॉर्न भी नहीं होगा, हमें ये भी पता चल गया थ्रू आर एलिमिनेशन। तो इसमें आप ऐसे 50-50 तक जब पहुंच जाते हैं और आपको रिस्क ले गए, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं जो जिसमें ज्यादा ऑप्शन हो। लाइक अगर मैं इसको करेक्ट करूंगी इसमें 2 एंड 3 ज्यादा ऑप्शन है, राइट, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि 50-50 तक थोड़ा मुश्किल हो जाता है व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो मैं बता दूं यहाँ पर मॉस्ट एंड लाइकेन आर द टू थिंग्स विच इज ग्रो और सर्वाइव विदाउट द सॉइल, ठीक है। मॉस भी एक तरह से होते हैं, छोटी छोटी घास से ऐसे परतें नहीं आ जाती, घास की छोटी छोटी होती है जो विदाउट सॉइल, ऐसे वुड के ऊपर भी ऐसे घास की परतें आ जाती है छोटी छोटी, तो उसी को मॉसेस कहते हैं, ठीक है। फंड फंड की बात करें तो ऐसे कुछ ऐसे करके लीव्स होते हैं फंड के, तो फिर फंड्स कहते हैं फैले फैले से। और मशरूम तो पता ही है, मशरूम तो सॉइल में ही होता है, वुडन्स पे भी हो जाते हैं बट वो एडिबल मशरूम्स नहीं होते, राइट। हमारा हो गया आंसर 2 एंड 3 इज करेक्ट। लाइकिंग का तो पता है, फंजाई एंड एल्गी का फॉर्मेशन होता है लाइकिंग, राइट। तो यहाँ पर हमने बाकी का तो वैल्यू एडिशन इसमें कर लिया है 20 क्वेश्चन में। और ये इसमें ये भी है, लेकिन हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बताता है, बिकॉज फंजाई और एल्गी का मिक्सचर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट, ठीक है। मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह किसको यूज कर सकते हैं, कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास। अब आप यहाँ पर अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ते जब आप, तो उसमें देखते ना आप पैम्पास, कटिंगा, साराडोस, ये आप सारी लानोस, सारी टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स पढ़ते हैं, सल्वास, ठीक है। तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि ये अर्जेंटीना के साइड में जो अलानोस होता है वो अल्फा अल्फा टाइप्स ऑफ ग्रास होते हैं, सलवास की तरफ एलिफेंटा टाइप्स ऑफ ग्रास होते हैं। तो यही ग्रास की बात करें, एलिफेंटा टाइप्स ऑफ ग्रास जो बहुत ही लंबे लंबे लॉन्ग लॉन्ग दिखते हैं। एक कांग्रेस टाइप ऑफ ग्रास होता है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस ग्रास है, राइट। नट ग्रास होता है, जो एक नट ग्रास होते हैं ऐसे, इसके पतले पतले लीव्स होते हैं और इसमें से बड़े ऐसे फ्लावरिंग से आ रहे थे छोटे छोटे, तो नट ग्रास टाइप का होता है, ठीक है। और ये देखिए लेमन, लेमन से तो आप समझ सकते हैं कि लेमन कितना ही नेचुरली प्रोडक्टिव हर्ब की तरह यूज किया जाता है, आयुर्वेदिक हर्ब की तरह यूज किया जाता है लेमन ग्रास। और आपको पता है लेमन के से पतले पतले झाड़ीदार ऐसे पत्ते होता है, ये टी की तरह भी यूज करते हैं अगर कोई लेमन टी पीता है तो उसी से आप अगर ऐसे नेचुरल हर्ब आइडिया लगा सकते हो तो लेमन ग्रास पे आप जा सकते हैं, एंड इसका आंसर है लेमन ग्रास, ओके।
तो ऐसे आप थोड़ा सा ऐसे आइडिया लगा के पहुंच सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट गलत होगा एंड क्या सही होगा। और इसको देखिए डाइजेस्टिव एंड इम्यूनिटी के लिए भी यूज किया जाता है, राइट। कभी कभी इसको फैट जो होता है ना, फैट और रिलीज के लिए भी होता है, जो मिनिमम डिग्री पे थोड़ा फैट और सैचुरेटेड फैट को कर देता है रिलीज। तो ऐसे आप जा सकते थे। Consider the following kind of organisms की बात करें, which of the our primary producer in the food chain of ocean की बात करें। अब मैं इसमें से चारों में से देखती हूँ, जब आपने सगर आइस पढ़ा होगा ओशन में, आप कुछ वर्ड देखते हैं जिसमें से एक डायटम्स याद आता है, राइट। ये फूड चेन में जब हम ये लैंड के फूड चेन देखते हैं, ओशन के फूड चेन देखते हैं, तो डायटम्स हमें एक तरह से फूड चेन में याद आता है। अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है, साइनोबैक्टीरिया हो गया, कॉपर्ड्स हो गया, कैपेपोड्स। पोड्स में तो आपको पता है ना, वो वाले ऐसे एनिमल ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे ऐसे पैर निकले होते हैं और किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात की है, जो बेसिकली खुद अपना खाना खुद से बनाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस, उसमें क्लोरोफिल होता है। उसी से आप देख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो डाइटम से आप कर सकते हैं एलिमिनेट। डाइटम इज अ प्राइमरी फूड चेन। थ्री, ये एलिमिनेट किए एलिमेंट 2 3 एंड 3 4, तो 3 इज द करेक्ट। अब देखिए इसमें ये जो फ्लोरामिनी फेरा है, जब तक मैंने इस क्वेश्चन को नहीं देखा था मुझे भी नहीं पता था फ्लोरामिनी फेरा क्या है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट को नहीं पता था। किसी किसी का साइंटिफिक बैकग्राउंड होगा तो उन्हीं को पता होगा। ये प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में ये पढ़ा होगा, ठीक है। फ्लोरामिनी फेरा किसी को नहीं पता था और ना मुझे पता करना है, ठीक है। तो मेरे को पता है जब इतना ही फेमस वर्ड नहीं है तो ये क्यों ही होगा। मैंने 2 and 3 लगा दिया। मुझे पता था कॉपर्स इज नॉट रिलेटेड टू द प्राइमरी फूड चेन, इट इज सेकेंडरी फूड चेन से रिलेटेड है ये, ठीक है। डाइटॉम्स एंड हमारा हो गया साइनोबैक्टीरिया। और बैक्टीरिया से तो आप पता ही चल जाएगा कि बैक्टीरिया इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज काइंड ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड्स। तो यहाँ पर 22 का ये हो गया हमारा। एक ये हमारा एक वर्ड आया है, ठीक है। यहाँ पर पूरा वन वर्ड्स का सारा गेम चल रहा है। To reduce the chance of being captured by predators, which of the above organisms roll up, ठीक है, rolls up or roll up and protects is their vulnerable parts, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि कोई आता है उनको कैप्चर करने के लिए, कोई प्रेडेटर, तो उनको वो अपने आप को बचाते थ्रू अपने किसी कवच में, एक तरह से उनका कोई सर के ऊपर कुछ कवच ववच होता होगा, उसमें रोल अप कर लेता है, एक तरह से घुस जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब मारमोट के ऊपर तो किसी ने सुना। पेंगुलिन तो सब सुनते हैं। पेंगुलिन तो बहुत ही फेमस, मतलब यू कैन से एनिमल है, यू कैन से एक तरह से यू कैन से ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। पेंगुलिन के आप देखते हैं ऐसे कवच सी होती है, सबसे कांटेदार रहती है पेंगुलिन के ऊपर। और जैसे ही वो किसी प्रीडेटर को देखता है वो उसके अंदर छुप जाता है, रोल अप हो जाता है। तो ये पेंगुलिन पता है। हेजहॉग नहीं पता होगा, मार्मोट नहीं पता होगा, लेकिन पेंगुलिन तो सबको पता ही होता है। तो इसमें देखिए 3 में कहाँ का है, इन 3 में है। तो 3 and 1 3 में, ये दोनों तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया। मैंने वही कहा कि रिस्क लेना है 50-50 में, तो आप सबसे ज्यादा वाले ऑप्शन पे ले सकते हैं। तो इसमें आप लगा सकते हैं डी, 1 and 3 इज करेक्ट। एंड मरमोट इस टाइप ऑफ स्क्विरल की तरह होते हैं ये, ठीक है। स्क्विरल स्पीशीज के होते हैं मरमोट। एंड हॉज एंड पेंगुलिन, इंडियन पेंगुलिन भी होते हैं और चाइनीज पेंगुलिन भी होते हैं। पेंगुलिन में आप देख सकते हैं हॉज, ठीक है। तो 1 and 3 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी टॉक अबाउट द 24। ठीक है। 24 with reference to the New York Declaration on Forest, ठीक है, which of the following statement is correct, ठीक है। उसमें 5 स्टेटमेंट, 5 में से देखिए इसमें कोई भी सही नहीं है, उसमें करेक्ट पूछा है। इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ इट्स इंसेप्शन, ठीक है, वन ऑफ द सिग्नेटरी है, हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज अजॉर्न बाय द एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड द इंजीनियर्स कम्युनिटीज। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड हो रहा है, मतलब सारे कम्युनिटीज को ये इंक्लूसिव कर रहे हैं, कंपनीज, गवर्नमेंट, वेदर इस कम्युनिटीज इन्वॉल्वमेंट की भी बात कर रहे हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन विद प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भी बात हो रही है। तो इसमें ये पॉजिटिव लग रहा है, तो 4 तो होना ही चाहिए। इट इज लीगली। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने हमारा जो थीम है जिसमें हमने पढ़ा है कि जैसे लीगली बाइंडिंग वर्ड्स होते हैं ना, ये जो थोड़े से हमें थोड़े सतर्क होके हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहिए कि लीगली बाइंडिंग है कि नहीं। क्योंकि लीगली बाइंडिंग बहुत ही ऐसे, जो भी इंडिया या कोई और अदर कंट्री जो भी
ये डिक्लेरेशन साइन करता है, ये लीगली बाइंडिंग क्यों करेगा? पहले वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट रखेगा, अपने नेशन का इंटरेस्ट फर्स्ट रखेगा, फिर ये कोई डिक्लेरेशन का फंडा वंडा, कोई स्टैंडर्ड मेजर वेजर को फॉलो करेगा, राइट? तो लीगली बाइंडिंग है, बस वॉलंटरी हो सकते हैं, राइट? वॉलंटरी हो सकता है, अगर वॉलंटरी होता है तो करेक्ट भी होता है इसको, लेकिन ये अगर मैं सब में से पढ़ू तो मुझे 3 सबसे ज्यादा गलत लग रहा है, राइट? इट इज endorsed of global timeline to end the loss of forest। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट मोस्टली सेम ही बोल रहे हैं कि कंपनीज, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज का इन्वायरमेंट करेंगे ताकि वो क्या कर सके, ग्लोबल टाइमलाइन के हिसाब से फॉरेस्ट लॉस को प्रोटेक्ट कर सके या एंड कर सके। तो वही बात कर रहे हैं, ये पहले बनेगा, फिर ये दिस लीड टू द दिस, ठीक है? ये अफेक्ट हो रहे ना कि एक पर्टिकुलर चेन से दूसरा चेन कैसे लिंक्ड है। दूसरा, इट वॉज फर्स्ट एडॉर्स्ड एज अ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट 2014 में। नहीं पता 2014 में था या 13 में, लेकिन देखिए यहाँ से मैं 3 को तो एलिमिनेट कर सकती हूँ। जैसे मैं 3 को एलिमिनेट किया, 1 2 4 एंड 2 5 हो गया। अब या तो 1 4 करेक्ट है या तो 5 करेक्ट है, ठीक है? अब हमें पता है 4 तो करेक्ट है क्योंकि ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कम्युनिटी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, जिससे मुझे लगा कि 4 करेक्ट है, तो मैंने आंसर लगा दिया 1 2 एंड 4 इज करेक्ट। और ये वन ऑफ द, ये भी पॉजिटिव था लेकिन उसमें से ज्यादा पॉजिटिव मुझे 4 लगा। वैसे डिग्री ऑफ आपको देखने के मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है? सारे अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट लाइकली वर्ड आते हैं ना, जैसे वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है? तो ये हो गया। इसकी अगर बात करूँ तो ये लीगली बाइंडिंग है, वॉलेंट्री होते हैं सब, ये और ये सही है। फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट है, ठीक है? न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं। तो हमने ये वाला देख लिया, 24 एंड 25 का है। मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोजेनरेटिव प्रॉब्लम, मतलब ह्यूमन बेस्ड कोई प्रॉब्लम होगा, न्यूरॉन बेस्ड प्रॉब्लम जो कि ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा होगा, आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? नेगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब नेगेटिव बात करें कि ऐसे एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट है जो कि रिलीज होते हैं एनवायरमेंट में, जो कि ह्यूमन के न्यूरोजेनरेटिव प्रॉब्लम को कॉज करते हैं, जो कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स माने जाते हैं। यही बात हो रही है क्वेश्चन में, ठीक है? इसमें देख लेते हैं टेलीफोन लाइन। अब इसमें बोल रहा है कि न्यूरो जनरेटिव प्रॉब्लम्स, मतलब न्यूरो जनरेटिव मतलब ह्यूमन, ह्यूमन पे कौन सा इसको इफेक्ट करेगा, ह्यूमन के हेल्थ को ही प्रॉब्लमेटिक बनाएगा, राइट? तो आप बताइए, अगर ये यहाँ पर फोन होता तो मान सकते थे, क्योंकि फोन तो हमारे पास 24 घंटे हमारे पास फोन होता है, हम फोन के साथ सोते हैं, उसके जो हार्मफुल सिग्नल्स होते हैं, राइट, तो वो हमें अफेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें टेलीफोन लाइन लिखा हुआ है, और टेलीफोन लाइन को तो आप मतलब वायर होती है ना उसमें, अब टेलीफोन लाइन को विदाउट वायर भी आई है, लेकिन ऐसा तो नहीं आप टेलीफोन लाइन को अपने बिस्तर पर रख के सो जाएंगे। मतलब टेलीफोन लाइन, मेरे कहने का मतलब है टेलीफोन लाइन से हमारा इंटरेक्शन बहुत कम होता है, हम ऐसे डायरेक्ट उसके साथ इतना इंटरेक्ट नहीं करते एज कम्पेयर टू द फोन। तो यहाँ पर फोन भी तो लिख सकता था। लेट्स, अगर इसमें हमने देख लिया, देखिए पावर प्लांट, ठीक है? पावर प्लांट्स, लेकिन यहाँ पर फंडा के पावर प्लांट्स के साथ हम इतना इंटरेक्ट नहीं होते। पावर प्लांट ज्यादातर ऐसे जगह पे बेस्ड होते हैं जो कि थोड़े जो पॉपुलेशन के एरिया से थोड़े दूर हो, ठीक है? वहां पर थोड़ा गैप होता है बिटवीन द पॉपुलेशन रेजिडेंट एरिया एंड द पावर प्लांट एरिया टाइप ऑफ थिंग, ठीक है? अब यहाँ पर माइक्रोवेव विद इन होम्स, अब देखिए यहाँ पर विद इन होम्स का फिर से क्वान्टिफायर डाल दिया है, क्वान्टिफायर रिस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट बना रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर ब्रेकर्स हो, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स और इंजन ऑफ मोटर व्हीकल। अब आपने जैसे कॉपर स्लैग का स्टेटमेंट पढ़ा था, उसमें हमने कहा था ना हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी एंड कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, तो मैंने इसको कहा था ये तो हॉट मिक्स होगा या तो कोल्ड मिक्स होगा, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप? कॉपर स्लैग का स्टेटमेंट था, इसमें बोला था रोड की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या रिलीज होता है, तो उसमें हमने बोला एक ऑप्शन में था हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी और सेकंड ऑप्शन में था कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, और हमें पता था इन दोनों में से कोई एक ही होगा।
तो जिस जिस स्टेटमेंट में हमें ये दोनों एक साथ लग रहे हैं तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा। अब सी ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, ये दोनों तो एक ही बात कर रहा है ना। अब ये दोनों एक साथ ही होगा, कहाँ का 1 और 2 एक साथ है इस स्टेटमेंट में, नहीं बाकी सब में 1 और 2 एक साथ है। ठीक है, अब ये देखिए माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स, और यहाँ पे बोल रहे हैं न्यूरो जनरेटिव प्रॉब्लम। हो सकता है कि ये होम में जो ये माइक्रोवेव्स होते होंगे वो कुछ ऐसे ऐसे रेडिएशंस करते होंगे जो कि न्यूरो जनरेटिव प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिफायर डाल रहा है, ऐसे भी नहीं लिख रहा माइक्रो स्टोव्स, ऐसे लिख देते तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि जनरलिस्टिक वे बात कर रहा है। ये देखिए जैसे इधर विद इन होम लगा है, ये नैरो कर दिया इसको, बहुत ही नैरो प्रिसाइज कर दिया है कि हो सकता है। पावर प्लांट्स की बात करें वही, ठीक है, और वही टेलीफोन लाइन्स की बात करें तो 3 तो नहीं होगा। जैसे मैंने 3 को एलिमिनेट किया, मेरा आंसर आ गया 3, क्योंकि मुझे पता है कि विद इन होम्स लगाने से इसने ऐसे रिस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट बना दिया कि हो सकता है कि होम्स के माइक्रोवेव से कुछ ऐसे रेडिएशंस होते हो, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्ट होते हैं जो कि न्यूरो जनरेटिव प्रॉब्लम्स को कॉज कर रहे हो ह्यूमन में। ठीक है, तो इसलिए मैंने 3 को एलिमिनेट किया एंड मेरा आंसर आ गया द 1, 2 एंड 4। एंड टेलीफोन लाइन्स कॉज कर सकते लेकिन पावर प्लांट्स नहीं कर सकते, तो ऐसे हमने कर दिया था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, हमारे हमारे जो पीवाईक्यूज जो हमने किए हैं उसी से हम अपने क्वेश्चंस भी कर पाते हैं। देखिए ये जो होते हैं ना, जब बोलते हैं ना कि आपको 90 to 95 क्वेश्चन ही करने हैं, 5 क्वेश्चन लीव करने हैं, तो ये वन ऑफ द क्वेश्चन होता है जो आपको लीव करने की जरूरत है, क्योंकि इसका आंसर 1 वर्ड होता है। आपको पता है तो करेक्ट है, आपको रिस्क ले तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है फिल्टर फीडर्स कौन सा है। अब पता होना चाहिए ना कि फिल्टर फीडर्स कौन से, कैटफिश है, ऑक्टोपस है, ऑयस्टर है, पेलिकन है। अब सब तो एक ही लाइन में जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट है ऑयस्टर। ऑयस्टर मतलब अपने गिल से फिल्टर फीड करता है, राइट। ये हो गया। पेलिकन तो आपको पता है पक्षी होती है जिसकी चोंच लंबी होती है, उसके यहाँ पर ऐसे ऐसी चोंच होती है पेलिकन की, राइट। एंड ऑक्टोपस पता है जिसके 8 पैर होते हैं, राइट, ऐसे करके। एंड कैटफिश, कैटफिश टाइप ऑफ फिश होती है जो कि ये जो कोस्टल एरिया में इट इज अ काइंड ऑफ मरीन फूड होता है जो, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑयस्टर, फिल्टर फीडर का काम करता है। 27 का, इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, देखिए यहाँ से रॉक से ही आंसर आ जाना चाहिए था, द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिशन इन एंटर द साइकिल। अभी शंकर राय से डायरेक्ट है, शंकर राय से किसी भी नोट से आप पढ़ सकते हैं कि इस रॉक की बात कर रहा है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये ऑल ऑफ द गैशियस साइकिल है। बस फॉरेस्ट ये जो कि रॉक बेस्ड साइकिल है, राइट, सेडिमेंट्री साइकिल है। बस आंसर आ गया सी, रॉक फॉस्फेरिस टाइप साइकिल, बाकी तो गैशियस साइकिल है ना। अब यहाँ पर हमारा 28 का, अगेन डाइटरी वॉरस की बात कर रहे हैं, जो डेड पे अपने आप को फीड करते हैं, ठीक है, जो डिकम्पोजर का भी काम करते हैं। और डिकम्पोजर से जैसे याद आया, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, मुझे अर्थ फॉर्म मुझे बहुत जल्दी क्लिक हुआ, मेरे को बहुत चमका। अर्थ फॉर्म इसलिए चमका क्योंकि इसको फार्मर्स फ्रेंड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जैसे ये फार्मर्स जब प्लफिंग के समय में अर्थ फॉर्म कट जाते हो, इट इज बिहेव लाइक अ, मतलब ऑर्गेनिक मैटर टू द फील्ड, लाइक फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है माइक्रो अर्थ फॉर्म्स। जैसे मैंने अर्थ फॉर्म्स को देखा, मैंने 1 को मान लिया कि करेक्ट है। जैसे मैंने 2 को 1 को देखा तो 1 स्टेटमेंट में था तो बी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। जेलीफिश सोचा, जेलीफिश तो मुझे याद है ओशियन में होता होगा ये, और डेट्रीवोरस की तरह काम करता है कि नहीं, नॉट श्योर अबाउट इट। मिलीपैड्स बहुत नहीं पता होता है। सी हॉर्सेस ऑफकोर्स देखा है, जो ओशन में होते हैं ना, तो कुछ इस तरह से होते हैं, और जिसकी चोंच ऐसे होती है, सी हॉर्सेस इस तरह से होते हैं, ठीक है। एंड वुडलाइस जो आपने देखे ना, कीड़े होते हैं जो छोटे छोटे चल रहे होते हैं वुडन लॉक्स पे, तो वो 1 ऑफ द ऐसे मान सकते हैं। और ये सारे एक साथ होना तो इम्पॉसिबल, तो ये स्टेटमेंट तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आंसर हो गया 1 2 4 एंड 1 3 5। अगेन 1 1 कॉमन है, अब बचा है 2 4 एंड 3 5। तो अब इसमें देखिए 5 लग रहा है, वो सी हॉर्स लग रहा है, मिलीपैड्स लग रहा है, मिलीपैड्स के बारे में तो पता ही नहीं है, राइट। ये जेलीफिश लग रहा है, जितना पता है जेलीफिश तो डिट्रीवोरस का काम नहीं करता, ठीक है। जेलीफिश इज काइंड ऑफ द फिश की कैटेगरीज में ही आ जाते हैं जेलीफिश, तो इट इज नॉट बिहेव लाइक अ, यू कैन से डिट्रीवोरस,
मिलीपैड्स के बारे में नहीं पता तो आप अंदाजा लगा सकते हो सकता है मिलीपैड करते हो, लेकिन जितना इससे अंदाजा सी हॉर्स इज नॉट बिहेव लाइक अ डाइट्रोवोरस। सी हॉर्सेस अच्छे खासे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिग ऑर्गेनिज्म होते हैं इन द ओशनिक। इट इज नॉट, ज्यादातर जो डेट्रीफॉरस होते हैं वो ज्यादा स्मॉल प्लांट ऑर्गेनिज्म बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने सी हॉर्स को एलिमिनेट किया कि मुझे नहीं लगा कि सी हॉर्स होगा, तो मेरा आंसर आ गया सी। तो ऐसे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, डायग्राम पिक्टोरियल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, उससे आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। अब ये देखिए कॉमन कार्बन मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स का मतलब है तो कोई मेजर्स होगा, ठीक है। सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप फॉर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है क्या, एक्सेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय द वर्ल्ड इन अ यूनिट टाइम, enabling government to access the overall carbon footprint caused by their countries, enabling the commercial farming entities around the world to enter the carbon emission trading, and accessing the carbon footprint of the building operation around the world। अब यहाँ पर मैंने बात ये कर ली कि मैट्रिक्स का मतलब है मेजर्स, तो अनेबलिंग मेजर्स क्या होंगे, मतलब एक्सेसिंग, आप किसी को एक्सेस कर रहे हैं ना, काइंड ऑफ द मेजर के फिनोमिनाज में आते हैं, ठीक है। तो मैं तो इसको दोनों को वैसे भी एलिमिनेट करूंगी। कमर्शियल फार्मिंग का क्या मतलब है, गवर्नमेंट कमर्शियल फार्मिंग करेंगी, पब्लिक ओरिएंटेड काम गवर्नमेंट ज्यादा करती है, ठीक है। और इससे जैसे कि पता चल गया कि ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द देयर कंट्रीज गवर्नमेंट एक्सेस करेगी। तो ये इसमें तो जैसे एलिमिनेट किया, बट यहाँ पर एक्सेस वर्ड भी ऐड हो गया है, तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए एक्सेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये ऑपरेशंस की बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें बात करें एक्सेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स के अलावा भी तो ऐसे होंगे जो कार्बन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो व्हाई इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉसिल फ्यूल्स ओनली, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट किया। अनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग ये एलिमिनेट हो गया। ये देखिए गवर्नमेंट टू एक्सेस ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्रीज। अब ए एंड डी सी में से एक हो सकता है, तो 50-50 का अगेन हो गया, ठीक है। अगर चांस ले तो आप ले सकते हैं, मतलब इसका आंसर है ए। ए है कि वो एक्सेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये मोर ब्रॉडर सेंस की बात कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। और यूएनईपी की बात कर लें तो ये इसका हेडक्वार्टर बात करें नायरोबी केन्या में है, ठीक है। और जैसे कि पता जितना भी लगता है कि यूनाइटेड नेशन का ज्यादा हेडक्वार्टर यूएसए किसी भी जल कंट्रीज में होगा, लेकिन इसका अफ्रीका के केन्या के नायरोबी शहर में हेडक्वार्टर है यूएनईपी का, ठीक है। तो 29 में इतना ही जानना था। नेक्स्ट है हमारा 30 का। देखिए ऐसे स्टेटमेंट बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है। अब इस दोनों इतने प्रोटोजोआस फंजाइस, मैंने पहले बात की लाइकेन की, लाइकेन एंड लाइकेन जो कि एल्गी एंड फंजाई के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो ऑफ कोर्स फंजी करेगा एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। प्रोटोजोआस, अब देखिए यहाँ पे प्रोटोजोआ मलेरिया से आपने सुना होगा, ठीक है। या मलेरिया से ही जो अदर्स जो मॉस्किटोज होते हैं, जो एक तरह का मॉस्किटो होता है जो मलेरिया कॉज करता है, वो भी एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है। कैनिडेरियंस, ठीक है। आप किंगडम्स पढ़ते, प्लांट किंगडम्स एनिमल किंगडम्स, उसमें आप देखते हैं कि थाउजेंड ऑफ द स्पीशीज होते हैं ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ द किंगडम। तो इसमें बताइए कोई एक भी कर रहा होगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो सही होगा ना। और सब अब ये तो नहीं बता साइंटिफिक और जो रिसर्चर सारे ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, देयर इज मेनी मोर जो अभी तक डिस्कवर करना रह रहा है, राइट। तो ऐसे स्टेटमेंट को आप ऑल ऑफ द थ्री मार सकते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वन स्पीशीज दूसरे के साथ कर सकता है, ठीक है। नियर फ्यूचर, अगर नियर फ्यूचर में कोई नया स्पीशीज डिस्कवर्ड हो गया जो कि कर रहा होगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत माना जाएगा, राइट। वैसे तो जनरल स्टेटमेंट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक कंप्लीट कर लिया एंड इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।